स्वामी दयानंद अस्पताल में टीकाकरण जोरों पर 80% से ज्यादा लोग 45 से ज्यादा के टीकाकरण के दौरान लोगों को नहीं हुई कोई परेशानी। अस्पताल में सभी इंतजाम ठीक। पटपड़गंज के ईस्ट एमसीडी में नेता विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर उठाए कई सवाल। कहा टेंडर देने में हुई हेराफेरी, तुरंत टेंडर को किया जाए रद्द, खुले में जारी किए जाएं टेंडर। पुलिस ने सुलझाया अंधा मामला, 2 आरोपियों किया गिरफ्तार। इटली की पिस्टल, जिंदा कारतूस और एक स्कूटी की बरामद। झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया के हालात खराब, सड़कें खराब, बरसात में भर जाता है पानी, ना इलाके में कैमरे और ना ही स्ट्रीट लाइटें। और निगम ने व्यापारियों को राहत पहुंचाने के लिए उठाए प्रगतिशील कदम। ऑनलाइन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए करें आवेदन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। आज से 45 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी लोग कोरोना से बचाव का टीका लगवा रहे हैं। टीकाकरण अभियान के इस तीसरे चरण का आज से आगाज हो गया है। केंद्र ने कहा है कि जहां ज्यादा केस वहां ज्यादा टीकाकरण करें। इसी को देखते हुए सीसीएन के रिपोर्टर एरआर चौधरी ने पूर्व दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल का दौरा किया, जिसमें देखा कि जो लोग कोरोना का टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं उनकी उम्र 45 से ज्यादा है, मतलब 80% लोग ऐसे हैं। लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। अस्पताल में 2 सेंटर हैं, जल्द 4 सेंटर बनाए जाएंगे। वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने कहा कि मन में कोई भ्रम न पालें, टीका लगवाएं, कोई परेशानी नहीं होगी। पूर्वी जिला ने हत्या के प्रयास का एक अंधा मामला सुलझा लिया है, जिसमें पीड़ित ने खुद पर सहानुभूति हासिल करने के लिए हमले की साजिश रची थी और साथ ही साथ कई लोगों से पैसे लेने की वापसी से बचने के लिए 17 तारीख को कल्याणपुरी के एलबीएस हॉस्पिटल से एक कॉल अब्बास नामक शख्स को मिली, जिसमें जानलेवा हमला के बारे में बंदूक की गोली से चोट लगने के बाद प्राप्त हुई थी। पुलिस ने तुरंत अस्पताल का दौरा किया, लेकिन उस समय किसी भी बयान को देने में घायल ने असमर्थता जाहिर की। जांच के दौरान घायल मोहम्मद अब्बास की जांच की गई, जिन्होंने कहा कि 16 मार्च की रात लगभग 11:30 बजे 2 अज्ञात व्यक्तियों ने शिव मंदिर एलबीएस रोड कल्याणवास के पास उन पर गोलीबारी की थी। उसने पुलिस को गुमराह करने का भी प्रयास किया कि इस घटना के पीछे एक हसन मोहम्मद का हाथ है। आगे की जांच के दौरान ये पता चला कि पीड़ित पटियाला हाउस कोर्ट में एमटीएस के रूप में काम कर रहा था और उसने कई लोगों से सरकारी नौकरी देने के नाम से पैसे लिए थे, जिसमें एक शाह आलम हसन मोहम्मद का भतीजा भी शामिल था, उसने 6 लाख रुपए भी लिए थे। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। सुबह तकरीबन 1:15 बजे पुलिस स्टेशन कल्याणपुरी में एक इन्फॉर्मेशन आई कि एक आदमी जख्मी हालत में एलबीएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और जो जख्मी है उसको गनशॉट इंजरी है। इस पर तुरंत एक एफआईआर दर्ज किया गया दफ़ा 307 और 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत, और इसमें पाया गया कि जो विक्टिम है मोहम्मद अब्बास, इसके पेट में एक गनशॉट इंजरी था। इसकी मामले की तहकीकात की गई और इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि जो विक्टिम है उसकी स्टेटमेंट्स में कुछ इनकन्सिस्टेंसीज थे और ये लग रहा था कि वो इस पूरे वाक़े को ठीक से बयान नहीं कर रहा है। इनफैक्ट पुलिस का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उसने कुछ लोगों के नाम भी बताए, जो कि तहकीकात करने पे इन्वेस्टिगेशन में वो बात जो है वो ठीक नहीं पाई गई। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस टीम ने किया और टेक्निकल सर्वेलेंस की भी हेल्प ली, उससे विक्टिम जो है इसका एक दोस्त, इसको आइडेंटिफाई किया गया और उसने पूछताछ में ये बताया कि जो विक्टिम है मोहम्मद अब्बास, इसने उसे अप्रोच किया था कि वो इसको गोली मार दे ताकि ये सिंपैथी गेन कर सके और बहुत सारे लोग जिनके इसने पैसे लिए हुए हैं उनको किसी तरीके से उनसे बच सके। लेकिन इसके इस साथी ने मना कर दिया, लेकिन बाद में 2 और साथी थे, वो इस काम के लिए तैयार हो गए। और जिस दिन का इंसिडेंट है उसी रात को इसमें 2 लोग यहाँ पर, इसके जो दोस्त हैं वो यहाँ पर पहुँचे
और उसमें से ज़ुबैर जो है उसने एक गोली स्टमक पे मार दी और उससे विक्टिम को जो इंजरी है वो हुई। उसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। पटपड़गंज के ईस्ट एमसीडी के मुख्यालय में नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी शासित नगर निगम पर भ्रष्टाचार के कई आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार में लिप्त है। बीजेपी ऑन टेबल टेंडर बनाकर अपनी जेब भरती है। स्कूलों में कैमरे लगाने में धांधली हुई है। टेंडर के लिए लगभग 35 करोड़ रुपए जारी किए गए। नेता विपक्ष ने कहा कि इस टेंडर को रद्द किया जाए। बीजेपी अपने लोगों को ही टेंडर देती है। खुले में टेंडर निकाला जाए जिससे और कंपनियां भी इसमें आ सकें। नेता विपक्ष का कहना है कि टेंडर लगभग 35 करोड़ का है, जिसमें एक सीसीटीवी कैमरे की कीमत 70,000 रुपए बताई गई है। भाजपा के शासनकाल में एमसीडी के अंदर आए दिन नित्य नए भ्रष्टाचार नए नए तरीके अपना करके किए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ये स्कूलों में लगने वाले सीसीटीवी कैमरे के टेंडर में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। 7 तरह के कंपोनेंट जो सीसीटीवी में लगते हैं, उन 7 कंपोनेंट की सिर्फ एक एक कंपनी आपने तय कर दी है। आपने किसी अदर कंपनी का ऑप्शन नहीं दिया कि उसमें और कोई कंपनियां अपना उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। 5000 कैमरों के लिए जो 217 स्कूलों में लगने हैं, उन 5000 कैमरों के लिए 35 करोड़ रुपए का टेंडर। एक कैमरे की अगर कीमत लगाई जाए तो 70,000 रुपए एक कैमरे की कीमत बैठती है, सीसीटीवी कैमरे की। सभी को पता है उसमें जो जो इक्विपमेंट लगता है, वो सारे इक्विपमेंट भी अगर लगा लिए जाएं तो उसके बावजूद भी किसी भी हाल में 70,000 रुपए एक सीसीटीवी कैमरे की कीमत नहीं हो सकती। उन्हें जो मतलब है सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब है कि जिन कंपनियों को टेंडर दिया गया वो कंपनी भाजपा के बड़े अकाऊ की होनी चाहिए, उनके रिश्तेदारों की होनी चाहिए, उनके मिलने वालों की होनी चाहिए, या उस कंपनी से उनको कहीं मोटी कमाई हुई हो, दूसरी जेब में उनके पैसा आया हो, तो उस कंपनी को टेंडर होना चाहिए। तो मेरा आपके माध्यम से एक ही मांग है कि इस टेंडर को तुरंत निरस्त किया जाए और इस टेंडर को निरस्त करने के बाद उस नॉर्म्स के अंदर जो भी अच्छे नॉर्म्स हैं वो बनने चाहिए, वो डलने चाहिए, और इन तमाम कंपनियों को, तमाम पीएसयूज को उसको क्वालिफाई किया जाए, इनको काम करने का मौका दिया जाए, उनके टेंडर एक्सेप्ट किए जाएं। काम आज 35 करोड़ में हो रहा है, यही काम मुझे लगता है कि 17, 18, 20 करोड़ रुपए में हो जाना चाहिए। कोरोना को देखते हुए पिछले साल पहली क्लास से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ही पढ़ाया गया। पूरी साल स्टूडेंट्स स्कूल नहीं गए। इस साल का भी ऑनलाइन ही नया सेशन शुरू किया गया है। दिल्ली के स्कूलों में 1 अप्रैल से नया एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा है। सीसीएन के रिपोर्टर कुणाल शर्मा ने स्कूल में जाकर प्रिंसिपल, टीचर और पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना का कहर फिर से लौट रहा है। इसी को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, जो बच्चों को कोरोना के फैल रहे संक्रमण से बचाएगा। आपको बता दें, लगातार दूसरे साल ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कई स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए दिक्कतें आ रही हैं। खासकर वह स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए दिक्कत आई हैं जो फ़ोन से क्लासेस करते हैं। ऐसे बच्चों को वर्कशीट दी जाएगी। डिजिटल परेशानियों को दूर करने के लिए स्कूल का स्टाफ इस पर ध्यान देगा। देखिए, हम लोग तो गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस होगी, डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस होंगी, उसको फॉलो कराएंगे। जिन बच्चों पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पहले से भी नहीं है, उनको वीकली वर्कशीट प्रोवाइड की जाती है और वही प्रक्रिया चलेगी। 6 to 8 तक के तो बच्चों को फ्री सप्लाई ऑफ बुक्स होती है। बाकी उन बच्चों के लिए वर्कशीट, जो स्टडी मटेरियल वगैरह, वो भी प्रोवाइड किया जाता है, जो डिपार्टमेंट से हमें उपलब्ध होता है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से जो हमें उपलब्ध होता है, हम उसको बच्चे को, उसके पेरेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं और वीकली उसको हमारे सब्जेक्ट टीचर्स को चेक करके बच्चे को रिटर्न करते हैं। सत्र है, अभी वही सिस्टम चल रहा है। सरकार क्या आदेश करती है आने वाले टाइम में इन बच्चों के लिए या स्कूल के बच्चों के लिए, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल में आ नहीं रहे, केवल 9वीं के बच्चे आ रहे हैं, पेपर चल रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि जैसे पहले भी सरकार ने बड़ी सारी चीज़ें और इनका कोई ना कोई विकल्प ढूंढ कर निकाला है, ऐसे आने वाले टाइम में भी कोई ना कोई ऐसे रास्ते निकलेंगे कि इन बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके, या जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है उनके लिए क्या करने वाले, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालती है सरकार। बीते सत्र में तो तमाम तरह की मुश्किलें आई, एक से एक ऐसी मुश्किलें आई। फिर मुश्किलें आती हैं तो राह भी ढूंढते हैं और रास्ते भी मिले हैं, उसी तरह हम लोग काम कर रहे हैं। और अब ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के हमारे बच्चे होते हैं, उनके पास साधन उतने नहीं होते,
घर में भी उतनी जगह नहीं रहती कर सकें, और बाकी जो साधन है, मोबाइल है और क्या क्या है, वो नहीं होता, तो अपने घर में किसी तरह वो मैनेज करके कर रहे थे। तो ये दिक्कतें तो हैं ही, और जो स्थिति इस समय कोरोना की आ रही है, इसको देख के डर ही लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीते साल की तरह आने वाला साल भी चला जाए। लेकिन फिर भी हमने कमर कस रखी है एक बार, तो हम उसी तरह से आप भी कसे ही रहेंगे, और हम अपना काम डिजिटल ही जो होती है वर्चुअल एजुकेशन वही हम करते रहेंगे। ऑनलाइन क्लास भी चलती है हमारी। मतलब ऑनलाइन क्लास में क्या क्या दिक्कतें आती हैं और क्या ये ठीक चल रही है कोरोना वायरस को देखते हुए जो क्लासेस चल रही है? मतलब कोरोना के वजह से क्लास चल रही है ऑनलाइन, फ़ोनों पे भी चल रही है। जैसे सर जी बोलते हैं कि वर्कशीट करके लाओ सारी, और हमारे से चेक कराओ, आपको उसके नंबर दिए जाएंगे। दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें उद्योग मंत्री के साथ अधिकारियों ने मीटिंग की है। हमारे रिपोर्टर कुणाल शर्मा ने पूर्व दिल्ली के झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया का जायजा लिया तो देखा कि इलाके का हाल बदहाल है। झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने राकेश बंसल जी ने कहा कि कोई भी इंतजाम इलाके में ठीक नहीं है, ना सीसीटीवी कैमरे हैं, बरसात में पानी सड़कों पर भर जाता है, सड़क खराब है, स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं, जिसकी वजह से कोई जो डर इलाके में बना रहता है। व्यापारियों को तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द दिल्ली सरकार इस पर संज्ञान ले और इलाके की परेशानियों को दूर कराए। दिक्कत होती है बहुत, झिलमिल इंडस्ट्री एरिया है। क्या क्या दिक्कत होती है? भाई आने जाने में लोगों को परेशानी होती है, जाम रहता है, दोनों साइड गाड़ियाँ खड़ी रहती है। व्हीकल क्या स्लिप? हाँ, हादसे भी होते हैं। अभी बीच में पानी की सीवर खुदाई भी हुआ था, जब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जब बड़ी व्हीकल आती है ना, बड़ी गाड़ी आती है, जब जाम लग जाता है यहाँ पर। रात में तो ज़्यादातर कंपनियों में इंडस्ट्री एरिया बंद ही होता है लगभग, इससे ज़्यादा जाम तो रात को नहीं होता होगा खैर यहाँ पर। क्या मतलब ये सब नहीं सर, पाइपलाइन वगैरह कुछ डाल लेते हैं, उसकी वजह से वेयरिंग हो रहा था। काफ़ी कुछ विकास कार्य हुआ, लेकिन जो विकास कार्य हुआ वो 2 साल पहले ही हो चुका। उसके 2-3 साल के अंदर कोई अब विकास कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि सड़कें टूटी हुई हैं, कुछ जो सीवरेज के जो ढक्कन हैं वो टूटे हुए हैं, जो प्रॉपर नहीं बने हुए। दूसरा, यहाँ पर अनऑथराइज कब्जे बहुत हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट टेम्पो वालों ने रेलवे मेट्रो रेल के साथ जो वॉल है वो पूरी ही ऑक्यूपाई कर रखी है। साथ में गोपी द्वार एक जो बोला जाता है मंदिर मार्ग का जो द्वार है, वहाँ पर इस कदर एक्रोचमेंट है कि एक गाड़ी से ज़्यादा गाड़ी नहीं निकलती, जिसकी वजह से वहाँ पर हमेशा जाम रहता है। एक वहाँ की सड़क टूटे हुए 6 महीने हो गए, जो कि जल बोर्ड ने तोड़ी थी। जल बोर्ड को शिकायत करने पे पता चला कि जल बोर्ड ने उनको पैसे DSIDC को दे दिए हैं, लेकिन DSIDC ने अभी तक उस सड़क की रिपेयर नहीं कराई गई है। दूसरी एक समस्या सबसे बड़ी यहाँ पर जो है वो कैमरे नहीं है अभी तक, जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कैमरे लगने चाहिए, जिसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियल एरिया कवर हो सके। शकरपुर में एक किराएदार ने मकान मालिक की नाबालिग लड़की के साथ कुछ अश्लील हरकत की, जिसे पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब लड़की बालिग हो गई है, दोनों परिवार में आपस में समझौता हो गया है। उसके बाद भी हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस पर दर्ज हुआ मामला वापस नहीं होगा, कार्रवाई होगी। इसी मसले पर CCN के रिपोर्टर RR चौधरी ने कड़कड़डूमा के वकीलों से बात की। क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। इस मामले में एक महिला ने थाने में शिकायत लिखाई थी कि उसके घर में एक व्यक्ति रहने के लिए आया था। करीब 10 दिन जब वो घर में रहा, उसके बाद वो महिला किसी शादी के फंक्शन में पंजाब चली गई थी। इस दौरान उस व्यक्ति ने अपने 2 साथियों को बुलाकर उसकी बेटी के साथ छेड़खानी का प्रयास किया और उसको धमकी दी कि उसकी न्यूड फोटोज़ को वायरल कर देगा। उस समय वो लड़की नाबालिग थी, परंतु अब वो लड़की बालिग हो चुकी है। बालिग होने के बाद दोनों पक्षों का राजीनामा हो गया और राजीनामे की अपील को लेकर वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 482 CRPC हाई कोर्ट को पावर है कि वो किसी भी कंपाउंडेबल या नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस को क्वेश कर सकता है। तो वहाँ पर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का हवाला देकर उनकी FIR रद्द करने से मना कर दिया, यह कहकर कि इसमें जो है लेजिस्लेचर ने ये स्पेसिफिक किया है कि ये राजीनामा योग्य अपराध नहीं है।
शकरपुर थाने का जो केस आया है वो दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें फ़ैसला दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉस्को के एक्ट में कि कोई भी रजामंदी, कोई भी आपसी सहमति में अक्यूज्ड हो और जो विक्टिम है वो आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके केस को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये लेजिस्लेचर जो है कानून बनाता है तो उसका इंटेंशन ये नहीं होता कि आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करके केस ख़त्म कर दें। प्रैक्टिकली इस केस में ये है कि जो एक्यूज़ हैं और उनके बीच में जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है तो वो कह रहे हैं कि एफआईआर को क्वेस्ट कर दें, बट परंतु उसको क्वेस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि अगर लेजिस्लेशन का कोई भी एक्ट आता है तो ये हमेशा हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि लेजिस्लेशन जो है लोगों के डिज़ायर्स, नीड और इंटेंशन को समझता है, तभी उन्होंने वो निकाला है। तो अगर हाई कोर्ट कहता है कि ये उनकी इंटेंशन है और लेजिस्लेचर को लगता है कि जो हाई कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है वो गलत है, तो फिर लेजिस्लेचर या फिर सुप्रीम कोर्ट ये कैसा है जो इस इंटरप्रिटेशन को खारिज कर सकता है। उसके अलावा हाई कोर्ट अपने ग्राउंड पे अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC करेक्ट है, अगर उनकी इंटरप्रिटेशन ये है तो वो मान्य है। पूर्व दिल्ली नगर निगम द्वारा निगम क्षेत्र में रहने वाले व्यापारियों को राहत पहुंचाने के लिए एक प्रगतिशील कदम उठाया गया है, जिसके तहत सभी औद्योगिक और घरेलू उद्योग उद्यमी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए निगमायुक्त विकास आनंद ने बताया कि औद्योगिक और घरेलू लाइसेंस के इच्छुक आवेदक 1 अप्रैल 2021 से mcdonline.nic.in/EDM को पोर्टल/सर्विस पर लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि एज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत औद्योगिक और घरेलू लाइसेंस बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज में भी कमी की गई है। पूर्व दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के अध्यक्ष सतपाल सिंह ने कहा कि लाइसेंस पॉलिसी के इजी के उद्देश्य से इस व्यवस्था को आरंभ किया जा रहा है। इस व्यवस्था के द्वारा इंस्पेक्टर राज खत्म होगा और लोगों को लाइसेंस के लिए निगम कार्यालयों के चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस पर नेता सदन प्रवेश शर्मा ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। भाजपा के शासनकाल में एमसीडी के अंदर आए दिन नित्य नए भ्रष्टाचार, नए नए तरीके अपना करके किए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ये स्कूलों में लगने वाले सीसीटीवी कैमरे के टेंडर में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। 7 तरह के कंपोनेंट जो सीसीटीवी में लगते हैं, उन 7 कंपोनेंट की सिर्फ एक कंपनी आपने तय कर दी है। आपने किसी अदर कंपनी का ऑप्शन नहीं दिया कि उसमें और कोई कंपनियां अपना उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। 5000 कैमरों के लिए जो 217 स्कूलों में लगने हैं, उन 5000 कैमरों के लिए 35 करोड़ रुपए का टेंडर। एक कैमरे की अगर कीमत लगाई जाए तो 70,000 रुपए एक कैमरे की कीमत बैठती है, सीसीटीवी कैमरे की। सभी को पता है उसमें जो जो इक्विपमेंट लगता है, वो सारे इक्विपमेंट भी अगर लगा लिए जाएं तो उसके बावजूद भी किसी भी हाल में 70,000 रुपए एक सीसीटीवी कैमरे की कीमत नहीं हो सकती। उन्हें जो मतलब है सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब है कि जिन कंपनियों को टेंडर दिया गया वो कंपनी भाजपा के बड़े अकाऊ की होनी चाहिए, उनके रिश्तेदारों की होनी चाहिए, उनके मिलने वालों की होनी चाहिए, या उस कंपनी से उनको कहीं मोटी कमाई हुई हो, दूसरी जेब में उनके पैसा आया हो, तो उस कंपनी को टेंडर होना चाहिए। तो मेरा आपके माध्यम से एक ही मांग है कि इस टेंडर को तुरंत निरस्त किया जाए और इस टेंडर को निरस्त करने के बाद उस नॉर्म्स के अंदर जो भी अच्छे नॉर्म्स हैं वो बनने चाहिए, वो डलने चाहिए, और इन तमाम कंपनियों को, तमाम PSUs को उसको क्वालिफाई किया जाए, इनको काम करने का मौका दिया जाए, उनके टेंडर एक्सेप्ट किए जाएं। काम आज 35 करोड़ में हो रहा है, यही काम मुझे लगता है कि 17, 18, 20 करोड़ रुपए में हो जाना चाहिए। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।